today's video we will be discussing about registration of a partnership firm, and the second point which we will be discussing is cooperative society. In the previous video we had discussed about types of partnership, that is in how many types we have categorized the types of partnership. In today's video we will see that firstly we will see that how we are going to register our partnership firm, and then we will read about cooperative society. Okay, so let's see the information first about registration of a partnership firm. As you can see in a particular slide, it is given about all about registration of a partnership firm. The first point is registration of a partnership firm means entering of a firm's name in a register of a firm kept with the registrar. आपने देखा होगा जितने भी आप सभी के एरिया में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी आपके एरिया में फर्म पड़ती है, इतने छोटे मोटे बिजनेस चलते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन रहती है कि मतलब कि वो पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो कहाँ को किस लोकेशन में लोकेटेड है, किस तरीके का बिज़नेस है, कौन कौन उस बिज़नेस का ओनर है, कितनी कैपिटल लगी हुई है, उस बिज़नेस का एम क्या है, किस लिए वो बिज़नेस बनाया गया है। तो जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं पार्टनरशिप फर्म का, तो हम लोग उस रजिस्टर में जाके एक पर्टिकुलर रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके उनके रजिस्टर में अपने फर्म का नेम की एंट्री करवा दें, तो हम लोगों का ये हो जाएगा कि हम लोग का एक रिकॉर्ड रहेगा कि हम लोग एज अ फर्म वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि आप लोगों को स्कूल में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग क्यों मिलता है? क्योंकि आप स्कूल के रजिस्टर में आप लोगों का नाम रजिस्टर हो जाता है, वहाँ पर लिख दिया जाता है, और आप एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल रिगार्ड होते हो, मतलब कि आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल माना जाता है, ठीक है। तभी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वैसे यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर हर फर्म को मिलता है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी अपने आप को रजिस्टर कराता है उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्टर होते हैं फर्म के, वहाँ पे उस फर्म के रजिस्टर में नाम लिख लिया जाता है। अब आजकल तो रजिस्टर नहीं होते हैं, कंप्यूटर में सारा डेटा मेंटेन रहता है, तो उसमें नेम्स को जो है रजिस्टर कर लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ऑब्लिगेटरी, इट इज़ ऑप्शनल, मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट में अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है, इट्स ऑप्शनल। अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हो, और अगर आपका नहीं मन है रजिस्ट्रेशन कराने का तो आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। बाद में अगर मान लो आपका बिजनेस चलने लगा और बीच में आपको मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन कराने का, तो आप बीच में करवा सकते हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आज आप लोग 3-4 लोग मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस खोल रहे हो तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आपको आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब कि कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। अगर आपको आज कराना है तो आप आज कराओ। फिर आपका मान लो बिजनेस चल रहा है और बीच में आपको बिजनेस चलते वक्त लगा कभी भी कि हमको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अपनी पार्टनरशिप फर्म का, तो आप लोग उस समय भी करवा सकते हो। बस आपको एक एप्लीकेशन पास करनी होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में जो आपके एरिया का होगा, जहाँ पर भी आपने ऑफिस खोला होगा, कि हाँ जहाँ पे आपने अपनी फर्म खोली होगी कि हाँ हमको अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना है, तो बस आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको आपको सबमिट करना होगा टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड। बट इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, इट्स एन ऑप्शनल। इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द पार्टनर्स दैट ईदर दे वांट टू गेट देयर फर्म रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए कौन कौन से एक्ट में प्रोविजंस बने हुए हैं, और हम लोगों को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म to get registered. In case a firm does not get registered, it is deprived of many benefits. अब देखो, ये तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जितने प्रोविजंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो से प्रोविजंस मत तो आप लोग को समझ में इतना नहीं आ पाएगा प्रोविजंस, तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लागू हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उस एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड
on the partners that they want their firm to get registered or not, so it's optional. ओके लेकिन अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आप लोग पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप ऑफ पार्टनर्स को कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिससे अनरजिस्टर्ड फर्म, जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं करती है अपने आप को, जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपना नेम नहीं लिखवाती है, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाती है, उसको कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब आप वंचित उनसे किसी चीज़ से वंचित रह जाना। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हो अपनी पार्टनरशिप फर्म को तो किन किन बेनिफिट से आप वंचित रह जाते हो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट है नो सूट कैन बी फाइल्ड इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। मतलब कि सूट मतलब किसी के ऊपर केस फाइल करना। ठीक है। तो अगर मान लो कल को आपने एक दुकानदार से मान लो आपने फर्म खोली, ठीक है, आप बैग बनाने की फर्म खोले हो पार्टनरशिप में और आपने एक पर्टिकुलर होलसेलर से रॉ मटेरियल लिया। आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि आप उससे रॉ मटेरियल लोगे और वो रॉ मटेरियल छोड़ो, अगर मान लो आप बैग्स बनाते हो, पार्टनरशिप आपने फर्म खोला बैग बनाने की और आप मार्केट में अपने बैग्स बेचते हो। ठीक है। तो शॉप्स में जाके बेचोगे। एक रिटेलर शॉप से आपने कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने, एक होलसेलर शॉप से आपने कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये लिखा था कि जब आप उन्हें 1000 पीसेज ऑफ बैग्स दे दोगे तो वो आपको उस बैग्स के लिए अप्रॉक्स मान लो 50,000 रुपीज़ दे देंगे। ठीक है। तो पर बैग आपका कितना कपड़ा लेना, ठीक है, 50,000 रुपीज़ वो आपको अमाउंट देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपके बैंक में इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चेक ऑफ यू और इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग यू अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़, दे ट्रांसफर्ड यू द अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड यू हैव given them the whole lot of 1,000 pieces of bags, okay, which they ask you to get them delivered. ठीक है। बट when you ask them कि हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें तो आपने लिखा था कि आप हमको 1,000 पीसेज ऑफ बैग जब आपको दे देंगे तो आप हमको 50,000 रुपीज़ दोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। तो आपने कहा नहीं देखिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने कहा कि नहीं हमने तो नहीं किया था, हम आपको 30,000 देंगे और बैग्स हम वापस करेंगे नहीं। अब आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे, सिविल कोर्ट, जहाँ पे आपके ये ऐसे मसले देखे जाते हैं रिलेटेड टू योर सिविल सोसाइटल, जितने भी सोसाइटी में जितने भी ऐसे क्राइम होते हैं जैसे कि आपने किसी को धोखाधड़ी वाले, वो सब सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। तो अब उसने आपको धोखा दिया तो आप जाओगे कोर्ट में। सूट करने का मतलब है उसके खिलाफ केस दर्ज करना। इसको हम लोग, एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सू करना। इसका मतलब होता है अगर हम लोग किसी के खिलाफ केस दायर कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि दैट आई एम गोइंग टू सू यू, हम आपके खिलाफ केस दायर कर देंगे, दैट इज़ सू। ठीक है। तो सूट फाइल करना मतलब कि किसी भी फर्म के खिलाफ, ठीक है, नो सूट कैन बी फिल्ड इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म। कोई भी फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है पार्टनरशिप फर्म तो वो थर्ड पार्टी के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर पाएगी अगर उसने, थर्ड पार्टी ने उसके संग धोखाधड़ी करी है। जैसे यहाँ पे मैंने जिस होलसेलर को 1,000 पीसेज ऑफ बैग्स दिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए, इंस्टेड उसने मुझे कितने दिए, 30,000 रुपये दिए 1,000 पीसेज ऑफ बैग्स के लिए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था 50,000। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, इसके खिलाफ केस दर्ज करूँगी केस में। लेकिन बिकॉज द ABC फर्म इज़ अनरजिस्टर्ड, ABC फर्म कौन, जिसने 1,000 पीसेज ऑफ बैग्स दिए थे, क्योंकि ABC फर्म रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो उस थर्ड पार्टी के खिलाफ, उस होलसेलर के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर सकती। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है, नो सूट कैन बी फाइल्ड अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर को पार्टनर। यहाँ पे बाय अ पार्टनर होना चाहिए, थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है।
नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय पार्टनर, मतलब कि कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, केस दर्ज नहीं कर सकता, ना ही को पार्टनर्स के खिलाफ कर सकता है। अब मान लो ABC एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मान लो ABC पार्टनरशिप फर्म में ABC 3 पार्टनर है, ठीक है। अब जो B और C थे, ठीक है, वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन A ने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेनिंग का काम दिया गया कि हाँ तुम अकाउंट डिपार्टमेंट को देखना, और उसने अकाउंट डिपार्टमेंट ने करप्शन करके ज़्यादा प्रॉफिट अपना ले लिया और B और C को कम दिया, ठीक है। B और C को बाद में ये पता चला। अब क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो B और C A के ऊपर धोखाधड़ी का, बेईमानी करने का, करप्शन करने का केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो A ने कोई भी स्टील कर ली, कोई चीज़ स्टोल कर लिया, कोई चीज़ पार्टनरशिप फर्म से, और B और C को पता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसके खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते। हाँ, वो लोग उसको पार्टनरशिप से निकाल सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंसर्न होगा तो उसको निकाला जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मान लो 2 पार्टनर ने मिलकर एक पार्टनर को कम शेयर दिया प्रॉफिट में, ठीक है, तो वो अगेंस्ट दैट पार्टनर केस दायर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है ऑफ बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, द फर्म और हिज पार्टनर्स कैन नॉट मेक अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग बेस्ड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 30,000 दे दिए, जबकि देने कितने थे, ABC फर्म को, होलसेलर को कितने देने थे, 50,000 देने थे, लेकिन होलसेलर ने कितने दिए ABC फर्म को फॉर डिलीवरिंग 1,000 पीसेज ऑफ बैग्स, ओनली 30,000 रुपीज़। Now in this case the particular wholesaler, we cannot be able to sue the particular wholesaler, हम लोग उस particular wholesaler को sue नहीं कर पाएंगे for setting off the claim that was mentioned in our contract में कितना मेंशन था 50,000, लेकिन उसने हमको दे दिया 30,000, अब उसको हमको देने तो 50,000 चाहिए ना। अगर हम लोग रजिस्टर्ड होते तो उसके खिलाफ हम लोग केस दायर करते और कोर्ट यही फैसला देता कि हाँ आप इन्हें बचे हुए 20,000 दो जो आपने नहीं दिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आप एग्री करो इस बात पे। लेकिन क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड है तो हम उसको सू नहीं कर सकते, तो हम अपना क्लेम नहीं सेट कर सकते, जो हमें उससे मिलना चाहिए 20,000 रुपये वो हमको नहीं मिलेगा, वो हमारा नुकसान होगी, ठीक है। तो ये था कि अगर हमारी अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो हम लोग, ये 3 डिसएडवांटेजेस होते हैं फॉर बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, कि हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी को, उसने अगर कोई हमसे धोखाधड़ी करी है तो उसको सू नहीं कर सकते कोर्ट में, को पार्टनर्स को सू नहीं कर सकते, ठीक है, और सेट क्लेम कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमारे कुछ पैसे लिखे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमने प्रोमिस करे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी या दूसरा बंदा जिसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उन प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाया है, तो हम लोग उससे क्लेम नहीं मांग सकते फॉर नॉट फुलफिलिंग द प्रोमिस mentioned in the contract because our firm is unregistered, our partnership firm is unregistered, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं फॉर गेटिंग अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। हाँ, एक पॉइंट और है, देख लो, पढ़ लो इसको। According to the Indian Partnership Act 1932, the partners may get their firm registered with the registrar of firms of the state in which the firm is situated. The registration can be at the time of formation or at the time of during its existence. As I told you earlier as well कि किसी भी फर्म को रजिस्टर्ड होने के लिए ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो खुले उस दिन रजिस्टर्ड हो, वो कभी भी रजिस्टर्ड हो सकती है, जब तक वो चलेगी तब तक वो रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि फर्म जो है रजिस्टर्ड हो सकती है रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में ऑफ द स्टेट, मतलब कि हर स्टेट का एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो आपका यूपी में है तो आपके यूपी में जो कानपुर है वहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस होगा वहाँ पे जाके आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लोगे, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन आप हो सकता है बिजनेस के स्टार्टिंग में कर लो और हो सकता है कि बिजनेस के बीच में करो। अगर स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं है टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, क्योंकि फर्म खोलने में पैसा तो लगता ही है, रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी चीज़ों में लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास किसी वजह से पैसे नहीं हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट रजिस्टर्ड at the initial starting point of a business of a partnership firm, you can get registered it later during its existence, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं।
एज यू कैन सी यहाँ पे कई सारे प्रोसीजर्स मेंशन हैं फॉर अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले होता है, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे है वो है सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। आप जिस भी एरिया, जिस भी स्टेट में, जिस भी एरिया में जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म हो, वहाँ पे जाके आपको जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है कि हाँ मैं अपनी फर्म इस फर्म को रजिस्टर कराना चाहता हूँ, ये इस जगह पे लोकेटेड है, ये लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पार्टनरशिप डीड की एक फ़ाइल रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स में, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद पार्टनरशिप डीड वी हैव टू सबमिट इन द पार्टनरशिप इन द रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, along with the submission of an application that we want our firm to get registered। उसके बाद ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो भी फीस वहाँ पे हो। उसके बाद जब अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद हमें पार्टनरशिप डीड के साथ कुछ अलग और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। फीस पे करनी पड़ती है इन दोनों को करने के बाद, जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड। और उसके बाद आपको एक अप्रूवल एप्लीकेशन मिल जाता है अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्म। सो एज यू कैन सी, अब हम लोग ने सारे प्रोसीजर्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, पहले प्रोसीजर्स ही लिखे हुए हैं लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं बेसिकली। सबसे पहले आपको सबमिट करनी पड़ती है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, मैंने बोला था टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, जिसमें उस एप्लीकेशन में सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, जो भी पार्टनर हो उस पार्टनरशिप फर्म में। एप्लीकेशन मतलब कि उसमें लिखा होगा कि आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने फर्म को, ये आपका फर्म का नाम है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है उस एप्लीकेशन में। इट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, उस एप्लीकेशन में साइन के साथ साथ कौन कौन से आपको चीज़ें डालनी पड़ती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म हो गया, लोकेशन ऑफ द फर्म हो गया, नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैन finding a proper place to find my place, ठीक है। नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जो भी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में देते हो टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, उसमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके फर्म का नाम क्या है, लोकेशन मतलब कहाँ पे आपकी फर्म बनी हुई है, मतलब कि लोकेटेड है आपका ऑफिस वगैरह, फर्म वगैरह, और कौन कौन से अदर प्लेसेस में आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। और 4th पॉइंट है कि आपके पार्टनर्स ने फर्म को कब ज्वाइन किया, आपके पार्टनर्स का नाम क्या है और उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, और कब तक आप ये पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हालांकि हमको पता नहीं होता कि हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड डेट इसमें डाल देते हैं और सभी पार्टनर्स फिर साइन कर देते हैं, और फिर ये एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे सबमिट कर देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में पार्टनरशिप की डीड की कॉपी के साथ, और साथ ही जो भी पार्टनर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है उसे भी पे कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अप्रॉक्स मान लो, मुझे पता नहीं है बट आई थिंक 14 to 15 डेज़ में जो आपका अप्रूवल लेटर है वो आ जाता है, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपकी फर्म का। तो ये था हाउ टू गेट योर फर्म रजिस्टर एंड इज इट नेसेसरी और नॉट, और ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, नाउ वी विल रेड अबाउट व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, ठीक है। एज यू कैन सी आई हैव मेंशन अ स्लाइड रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें सब लिखा हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, a cooperative society is a voluntary association of persons started with the objective serving its members। अगर मान लो सोसाइटी में 10-12 लोग ऐसे हैं, सोसाइटी मतलब आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जितने भी लोग हैं वो आपके दुकानदारों से तंग आ गए हैं क्योंकि वो लोग सामान महंगा बेचते हैं। महंगा क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो लोग किसी और से लेते हैं। अगर जो भी सामान आप तक बेटा पहुँचता है उसमें 2-3 मिडिल मैन होते हैं। मिडिल मैन कैसे होते हैं? जो कंपनी चीज़ बना रही होती है वो होलसेलर को देती है, ठीक है, होलसेलर उससे छोटे वाले होलसेलर को देता है,
और फिर वो लोग रिटेलर को देते हैं, मतलब कि जो हमारे परचून की दुकान होती है उनको देते हैं। तो ये जो मिडिल मैन्स होते हैं, बीच के 2 होलसेलर्स हैं, वो भी तो अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो गुड है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस जो भी करप्शन हो रहा है, जो मिडिल मैन्स फैला रहे हैं बीच में, जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करो तो आपको सस्ता सामान मिलता है, और अगर वही चीज़ आप जाकर दुकान पर खरीदो तो महंगा ही मिलेगा, भले ही 1 रुपये ज़्यादा महंगा हो या 2 रुपये ज़्यादा महंगा हो या 10-12 रुपये ज़्यादा महंगा हो, लेकिन उतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना आपको ऑनलाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में मिडिल मैन नहीं होते हैं, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंपनी से सामान खरीद रहे होते हो, और रिटेलर से खरीदोगे तो आपको मिडिल मैन मिलेंगे। रिटेलर मतलब जो आपकी परचून की शॉप्स वगैरह होती हैं, या फिर जो भी सामान, अगर इलेक्ट्रिकल गुड खरीदना है तो इलेक्ट्रिकल शॉप में जाओगे तो वो रिटेलर ही हुआ। ठीक है, जो लोग छोटा उतना ही सामान लेते हैं, रिटेलर वो लोग होते हैं जो उतना ही सामान लेते हैं जितना कंज्यूमर को ज़रूरत पड़ेगी, जितना वो सोचते हैं कि हाँ इतना हमारा बिक जाएगा, तो वो लोग उतने सामान लेके रखते हैं। तो ये जो मिडिल मैन्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट लेने के चक्कर में सामान को महंगा कर देते हैं, जिससे सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम होती है, मोहल्ले जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर लोग एक साथ आके एक वॉलेंटरी एसोसिएशन करें, मतलब कि एक साथ आएँ और एक फर्म स्टार्ट करें, एक सोसाइटी स्टार्ट करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी लोग में इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबको सस्ते से सस्ता सामान, अच्छी से अच्छी सर्विसेज अच्छे से अच्छे रेट पर मिल पाए। ठीक है, इट इज़ प्राइमरी डिज़ाइन फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर विद कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट, कि उनको अच्छा से अच्छा सामान सस्ते से सस्ते में मिल पाए, विद कोऑपरेशन प्रिंसिपल। कोऑपरेशन प्रिंसिपल मतलब एक साथ काम करके वो लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट फिलोसफी नोन एज ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, मतलब के लिए सबके लिए सब हैं और सबके लिए आप हो। ठीक है, अगर आप लोग एक साथ मिलके काम करोगे, एक साथ मिलके कोई सोसाइटी चलाओगे और उसमें चीज़ों को बेचो खरीदोगे और एक दूसरे के लिए बेचोगे, तो आप ऑब्वियसली सस्ता बेचोगे, तो आपको ही फ़ायदा होगा और दूसरी पार्टी को भी फ़ायदा होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही किया जाता है कि वो लोग एक साथ आते हैं टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द of its members and for creating a welfare of the society also। सोसाइटी के लिए वेलफेयर करने के लिए भी ये लोग एक साथ जो काम करते हैं वो उसमें भी अफेक्ट करता है। ठीक है, The cooperative society is compulsory required to be registered under the Cooperative Society Act 1912। अब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब लोग बनाते हैं कुछ लोग मिलके, तो उनको अपने आप सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। 1912 मतलब कि इस ईयर में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, यूज़ में आया था। ठीक है, The process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult person to form a कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्रोसेस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का वो बहुत सिंपल होता है। इसमें हमको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है 10 लोगों की कंसेंट, मतलब कि हाँ हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी हाँ की ज़रूरत होती है 10 अडल्ट पर्सन की, कि हाँ हम लोग सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, The capital of a society is raised from its member through the issue of shares। अब जो कैपिटल होती है वो किससे ली जाती है? जितने भी लोग, मान लो 20 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, तो उनको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और वो लोग इस शेयर्स को खरीद के हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैपिटल दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो सोसाइटी अक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। जब हम लोग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, ठीक है, अंडर द कोऑपरेटिव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स को अलग अलग माना जाता है। डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग मानी जाएगी अब उसके मेंबर से। अब हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस भी नाम से खोलेंगे, मान लो हमने सुशीला कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से खोला, तो सुशीला कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर हम लोग बैंक में अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, किसी के खिलाफ केस भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होगी उसके मेंबर्स से। मेंबर अलग माने जाएंगे और वो जो सोसाइटी हमने मेंटेन करी है वो अलग आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा।
लीगल नेचुरल तो है नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उसको रजिस्टर करके क्रिएट किया है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा और उसके नाम पे हम लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट कर सकते हैं, किसी को भी सू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं। टिल देन आप लोग ये वाला वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एज पर योर विश। ऑल्सो नोट्स में आते चलना, वरना इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक ऑल द नोट्स एट लास्ट। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।